किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। लक्ष्य से पिछड़ा मृदा अभियान, अन्ना प्रथा उन्मूलन को 2.50 करोड़, किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण शिविर में होगा, खाद दिलाने में कोताही न बरतें अफसर और पेराई सत्र में देरी से पिछड़ेगी गेहूं की बुआई। और अब समाचार विस्तार से। उदासीनता के चलते रबी सीजन में अपनी मिट्टी पहचाने अभियान के लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकी। सभी जिलों में 17 अक्टूबर तक चले इस अभियान में 2,89,664 नमूने लिए जा सके, जो कि लक्ष्य का महज 36% है। मिट्टी जांच के बाद संस्तुतियों के आधार पर किसान उर्वरक का प्रयोग करें तो उनको दोहरा लाभ होता है। मिट्टी जांच से किसानों को पोषक तत्वों की पूर्ति करा लेने में सहायता मिलती है। संतुलित मात्रा में उर्वरक उपयोग करने से उपज में बढ़ोतरी के अलावा किसानों का अनावश्यक व्यय भी नहीं हो पाता है। कृषि अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान के दौरान जो किसान अपने खेत की मिट्टी का नमूना नहीं दे पाए, उन्हें जिलों में स्थित भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में जांच का मौका मिलेगा। जांच के आधार पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा ताकि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ मिट्टी का स्वास्थ्य बचा रहे। बुंदेलखंड में चारा संकट के चलते पशुओं को खुले में छोड़ देने की अन्ना प्रथा समाप्त करने के लिए सरकार ने 2.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। पशुधन विकास परिषद के तत्वाधान में पशुओं का संरक्षण व संवर्धन करने की योजना चित्रकूट व झांसी जिलों में लागू होगी। इससे चारा संकट उत्पन्न होने के कारण पशुओं को छुट्टा नहीं घूमने दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे किसानों को किसान क्रेडिट कार्डों का वितरण शिविर लगाकर करें। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को ऋण मिल सकेगा। किसान इससे खाद, बीज, बुआई व जुताई के लिए कृषि उपकरण खरीद सकेंगे। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने किसानों को समय से उर्वरक की आपूर्ति कराने के लिए सभी जरूरी इंतजाम करने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि केंद्र सरकार के अधिकारियों से संपर्क कर उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए। एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा रबी सीजन में टॉप ड्रेसिंग के समय यूरिया उर्वरक की मांग को देखते हुए नवंबर में यूरिया उर्वरक की प्री पोजिशनिंग करा ली जाए ताकि मांग के समय उपलब्ध यूरिया का प्रयोग किया जा सके और किसानों को लाभ हो सके। दीपावली बीतने के बाद अभी एक पखवाड़ा तक गन्ना पेराई सत्र शुरू होने के आसार नहीं दिख रहे। गन्ना कटाई शुरू न होने से खेत खाली नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए गेहूं की बुआई पिछड़ेगी और यही हाल रहा तो गेहूं उत्पादन का लक्ष्य आसान नहीं होगा। गन्ना आयुक्त के निर्देशानुसार 15 नवंबर तक चीनी मिलों में पेराई शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसे हालात दिख नहीं रहे। मिल संचालकों ने पेराई शुरू करने पर सहमति तो जताई, लेकिन मिलों में मरम्मत व रखरखाव का काम अभी निपटा नहीं है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए समय से बुआई करना बहुत जरूरी है, जो कि पिछले 2 सत्रों से गड़बड़ाया हुआ है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस हफ्ते की जाने वाली कृषि गतिविधियां। मौसम को ध्यान में रखते हुए धान की फसल यदि कटाई योग्य हो गई हो तो कटाई शुरू करें। फसल कटाई के बाद फसल को 2 से 3 दिन खेत में सुखाकर गहाई कर लें। उसके बाद दानों को अच्छी प्रकार से धूप में सुखा लें। भंडारण के पूर्व दानों में नमी 16% से कम होनी चाहिए। ये मौसम शीतकालीन गन्ने की बुआई के लिए अनुकूल है, अतः किसान भाई तापमान को ध्यान में रखते हुए गन्ने की बुआई पंक्ति से पंक्ति 90 सेंटीमीटर की दूरी में कर सकते हैं। बुआई से पूर्व मृदा में उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। कतारों की खाली जगह में आलू, सरसों, चना, मटर, गेहूं, मसूर आदि सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान भाई सरसों की बुआई में अधिक देरी ना करें। बुआई से पूर्व खेत में उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें ताकि अंकुरण प्रभावित न हो। बुआई से पहले बीजों को थीरम या कैप्टान से 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करें। मिट्टी जांच के बाद यदि गंधक की कमी हो तो 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई पर डालें। किसान भाई इस समय लहसुन की बुआई कर सकते हैं। बुआई से पूर्व मृदा में उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। इसकी उन्नत किस्में हैं G1, G41, G50 और G282। खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक अवश्य डालें। किसान भाई चने की बुआई इस सप्ताह कर सकते हैं। बुआई से पूर्व मृदा में उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें।
छोटी एवं मध्यम आकार के दाने वाली किस्मों के लिए 60 से 80 किलोग्राम तथा बड़े दाने वाली किस्मों के लिए 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। बुआई 30 से 35 सेंटीमीटर दूर कतारों में करनी चाहिए। इसकी प्रमुख काबुली किस्में हैं पूसा 267, पूसा 1003 व पूसा चमत्कार। इसकी देसी किस्में हैं सी 235, पूसा 246, PBG 1 व पूसा 372। बुआई से पहले बीजों को राइजोबियम और PSB के टीकों से अवश्य उपचार करें। यह समय ब्रोकली, फूलगोभी तथा बंद गोभी की पौधशाला तैयार करने के लिए उपयुक्त है। पौधशाला भूमि से उठी हुई क्यारियों पर ही बनाएं। जिन किसान भाइयों की पौधशाला तैयार है वह मौसम को ध्यान में रखते हुए पौध की रोपाई ऊंची मेड़ों पर करें। किसान भाई इस समय सरसों की पूसा साग 1, मूली की जापानी व्हाइट, हिल क्वीन व पूसा मृदुला, पालक की ऑल ग्रीन व पूसा भारती, शलगम की पूसा श्वेती या स्थानीय लाल किस्म, बथुआ की पूसा बथुआ 1, मेथी की पूसा कसूरी, गांठ गोभी की व्हाइट वियना व पर्पल वियना तथा धनिया की पंत हरितिमा या संकर किस्मों की बुआई मेड़ों पर करें। किसान भाई गुलाब के पौधों की कटाई छटाई करें। कटाई के बाद बाविस्टीन का लेप लगाएं ताकि कवकों का आक्रमण ना हो। गेंदे की तैयार पौध की मेड़ों पर रोपाई करें। किसान भाई ग्लैडियोलस की बुआई भी इस समय कर सकते हैं। आलू की बुआई से किसानों को अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है क्योंकि यह फसल 60 से 90 दिन में तैयार हो जाती है। यह मौसम आलू की बुआई के लिए अनुकूल है। इसकी उन्नत किस्में हैं कुफरी बादशाह, कुफरी बहार, कुफरी आनंद, चिप्सोना 1, चिप्सोना 2 और चिप्सोना 3। तापमान को ध्यान में रखते हुए मटर की बुआई में और अधिक देरी ना करें, अन्यथा फसल की उपज में कमी होगी तथा कीड़ों का प्रकोप अधिक हो सकता है। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं औसत मंडी भावों की। धान शाहजहांपुर मंडी में 1100 रुपए प्रति क्विंटल, शाहाबाद में 1360 रुपए, तिलहर में 1050 रुपए और हरदोई में 1300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चावल की बात करें तो चावल शाहजहांपुर मंडी में 2125 रुपए प्रति क्विंटल, शाहाबाद में 2200 रुपए, तिलहर में 2155 रुपए और हरदोई में 2150 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। गेहूं शाहजहांपुर मंडी में 1455 रुपए प्रति क्विंटल, शाहाबाद में 1460 रुपए, तिलहर में 1470 रुपए और हरदोई में 1440 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चने की बात करें तो चना शाहजहांपुर की मंडी में 3220 रुपए प्रति क्विंटल, शाहाबाद में 3490 रुपए, तिलहर में 3260 रुपए और हरदोई में 3460 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। मसूर की बात की जाए तो शाहजहांपुर की मंडी में मसूर 5260 रुपए प्रति क्विंटल, शाहाबाद में 5300 रुपए और हरदोई में 5240 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। उड़द शाहजहांपुर मंडी में 5200 रुपए और हरदोई में 5600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। गुड़ शाहजहांपुर मंडी में 3100 रुपए प्रति क्विंटल, शाहाबाद में 2920 रुपए, तिलहर में 3165 रुपए और हरदोई में 2900 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। सरसों का भाव शाहजहांपुर मंडी में 3220 रुपए प्रति क्विंटल, शाहाबाद में 3300 रुपए, तिलहर में 3190 रुपए और हरदोई में 3340 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सब्जियों में आलू शाहजहांपुर मंडी में 1915 रुपए प्रति क्विंटल, शाहाबाद में 2000 रुपए, तिलहर में 1935 रुपए और हरदोई में 2000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। टमाटर शाहजहांपुर मंडी में 1850 रुपए प्रति क्विंटल, शाहाबाद में 1960 रुपए, तिलहर में 1725 रुपए और हरदोई में 1600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। प्याज शाहजहांपुर मंडी में 1460 रुपए प्रति क्विंटल, शाहाबाद में 1480 रुपए, तिलहर में 1510 रुपए और हरदोई में 1650 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नवीन जानकारियां। तब तक के लिए नमस्कार। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है
उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागबानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भाइयों, हमारा प्रयास रहता है कि खेती किसानी की नई नई जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें, जिससे आपका उत्पादन अच्छा हो, आप अच्छा लाभ प्राप्त करें। इसी क्रम में आज हम लेकर आए हैं जानकारी रबी मक्का की खेती के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं फसल अनुसंधान केंद्र बहराइच से डॉक्टर BN मिश्र, जो कि वरिष्ठ शस्य वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मक्का की खेती वर्ष भर होती है, तो रबी मक्का की खेती किसानों के लिए किस प्रकार लाभकारी है? किसान भाइयों, जो आपके खेत खाली हो इस समय, उनकी आप बढ़िया जुताई करके और उनके जो भी खरपतवार हों उनको नष्ट कर दें और इसके बाद बढ़िया जुताई करने के बाद वो अपना उसमें जिनके पास जैविक खाद हो, गोबर की खाद, केचुए की खाद, नाइडप कंपोस्ट, ये सब डाल करके और बढ़िया रूप से बना ले। सबसे ज़्यादा उनको ये देखना है कि जो मक्के का खेत हो उसमें जल निकास का बहुत बढ़िया साधन होना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। रबी की मक्का पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उपज देने वाली मक्का की फसल है। इससे क्योंकि इसके लिए इसके जो परिस्थितियां होती हैं और दशाएं होती हैं वो बहुत अनुकूल होती हैं, क्योंकि इसको न तो ज़्यादा पानी मिलता है, इधर
करीब सूर्य की रोशनी बहुत ज्यादा मिलती है, जिससे पौधे अच्छा भोजन बनाते हैं। कीट और व्याधियों की संख्या बड़ी कम हो जाती है। खरपतवार जो कि खरीफ में बहुत ज्यादा होते हैं वो रबी मक्का में बिल्कुल नहीं होते हैं। और हम जितना भी उर्वरक देते हैं, जितना भी सिंचाई करते हैं, वो 100% पौधे उसको लेकर के और वो उत्पादन बढ़ाने में सक्रिय होते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाई रबी मक्का की खेती करना चाहते हैं तो वो कौन सी ऐसी उन्नत प्रजातियां हैं जिनका चुनाव करें? जो रबी मक्का है ये ज़्यादा समय लेती है। कारण ये होता है कि जब दिसंबर का महीना शुरू होता है, तापमान हमारा 2-3 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो मक्के में बढ़ोतरी नहीं होती। सारे कार्य तो होते हैं लेकिन वो बढ़ता नहीं है। तो इसलिए हमको वो प्रजातियां जो कि ज़्यादा उपज देने वाली हैं और थोड़ा ज़्यादा दिन की हैं, उनको हमें प्रयोग करना चाहिए। वो ये प्रजातियाँ हैं। ये प्रजाति है गंगा 11। ये किसान भाई हमारे देख लें कि गंगा 11 इसकी उपज भुट्टे के रूप में और दाने के रूप में बहुत ज़्यादा पैदावार देता है। इसकी जो औसत पैदावार है वो 1 हेक्टेयर में करीब 80 से 90 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। डॉक्टर साहब, कोई और दूसरी प्रजाति हमारी जो है वो दक्कन 103 है। ये हैदराबाद से निकाली गई है और इसके भी पैदावार करीब 90 से 95 कुंटल पर हेक्टेयर होती है। ये भी बहुत अच्छी प्रजाति है। किसान भाई इसको लेकर के और अच्छी उपज ले सकते हैं। और तीसरी प्रजाति है हमारी त्रिशूल लता। ये भी हैदराबाद से निकाली गई है और इसकी भी उपज करीब 90-95 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, जिसको लेके किसान भाई हमारी आर्थिक स्थिति को संभाल सकते हैं। और चौथी प्रजाति है हमारी KH 5981, जो कि बहुत बढ़िया प्रजाति है। कंचन हाइब्रिड कहते हैं इसे। और ये भी 90-95 कुंटल औसत उपज प्रति हेक्टेयर के रूप में देती है। एक और प्रजाति है मेरे पास जिसका लावा बनाया जाता है। इसे भी किसान भाई पैदा करके पॉपकॉर्न की प्रजाति है। ये बहुत अच्छी प्रजाति है। इसे भी ले करके और कुटीर, एक छोटा सा कुटीर उद्योग वो अपना चला सकते हैं, क्योंकि इसकी बहुत मांग इस समय रहती है। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई प्रजातियों की बात। अगर हमारे किसान भाई प्रजातियों का चुनाव कर लेते हैं, इनमें से कोई अच्छी प्रजाति लेते हैं, तो बुआई का उचित समय क्या है? कब से कब तक बुआई कर देनी चाहिए? हमारे किसान भाई इसको 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक इसकी बुआई कर दें और विशेष परिस्थितियों में इसकी बुआई वो 30 नवंबर तक भी कर सकते हैं। लेकिन जो बीज होगा उसको उनको 12 घंटे रात में भिगोना पड़ेगा और भिगोने के बाद सुखा करके तब करना होगा, क्योंकि जिससे अंकुरण में कोई दिक्कत ना आवे। अब बोने की विधि ये है कि हम कूण से कूण की दूरी 60 सेंटीमीटर रखते हैं, 2 फीट, और पौधे से पौधे की दूरी 18 सेंटीमीटर रखते हैं। इससे हमको जो है 1 हेक्टेयर में हमारे किसान भाइयों को 90,000 पौधे मिलते हैं। अगर 1-1.5 हजार इसमें से किसी तरह से किसी भी आपदा से नुकसान भी हो जाते हैं, तब भी हमारे किसान भाइयों को बड़ी अच्छी उपज मिलने की आशा होती है। डॉक्टर साहब, अगर लाइन से लाइन बुआई करते हैं तो उपज अच्छी होती है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है उर्वरक प्रबंधन का। तो उर्वरक प्रबंधन रबी मक्का में कैसे किसान भाई करें? बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि उर्वरक खाद के बारे में मैंने बताया जीवांश खादों को जरूर डालें, क्योंकि जीवांश खादों के साथ साथ जो है हमारे उर्वरक की वो उनकी पौधों की उर्वरा शक्ति लेने की क्षमता बढ़ जाती है। तो हमको इसमें तत्व के रूप में 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास देना चाहिए। इसके साथ साथ अगर खेत में उनको ये शंका है कि जिंक की कमी है तो जिंक सल्फेट भी वो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जरूर दें। लेकिन वो याद रखें कि जिंक सल्फेट को कभी भी DAP या फास्फेटिक उर्वरक के साथ मिला के न दें। पहले जिंक सल्फेट को अंतिम जुताई के साथ दे दें और बुआई के साथ जब मेज प्लांटर से वो बुआई कर रहे हों तो उसमें यूरिया 1/3 भाग और पूरा फास्फोरस, पूरा पोटास एक डिब्बे में भरा जाएगा और दूसरे में बीज हमारा रहेगा, जिससे कि नीचे उर्वरक होगा, ऊपर बीज होगा, जो कि बुआई का एक बहुत बढ़िया ढंग है। उसके बाद एक समस्या आती है कि हमारे खेतों में बिना बुलाए मेहमान आ जाते हैं, यानी खरपतवार आ जाता है। तो खरपतवार का नियंत्रण हम कैसे करें अपनी रबी मक्का की फसल में? किसान भाइयों, मैंने बताया कि 1/3 भाग यूरिया जो है वो तो बुआई के समय बेसल ड्रेसिंग में दी जाती है, लेकिन 2/3 कहाँ जाती है? एक तो बुआई के 20-25 दिन के बाद हल्की सिंचाई करने के बाद आप पौधे के पास उस खाद को रख देते हैं, क्योंकि ये अगर आप दे लेंगे यूरिया
तो आपके पौधे दिसंबर और जनवरी में उनकी मॉर्टिलिटी मतलब वो मरेंगे नहीं, और वो उनको एक ऊर्जा शक्ति मिल जाएगी। और दूसरा उर्वरक जो है, वो जो बचा हुआ दूसरा भाग है, वो नर मंजरियाँ निकलने के पहले गलेथे में आ जाने पर वो ऊपर मोटा दिखाई देता है, उस समय हम सिंचाई करके और बढ़िया नमी पर वो तीसरी वाली जो यूरिया की बची हुई है खेप, उसको हम पौधे के पास पास देते हैं। इससे हमारा भुट्टा लंबा होता है, उसका व्यास बढ़ता है और दाने ज़्यादा पड़ते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम कह रहे थे कि जो खरपतवार नियंत्रण है वो रबी की मक्का में किस तरह से किया जाए? खरपतवार वैसे कम होते हैं इसमें, लेकिन तब भी हम एट्राजीन एक शाकनाशी आती है, इसकी 1.5 से 2 किलोग्राम मात्रा को 800 से 900 लीटर पानी में घोल बना करके बुआई के दूसरे या तीसरे दिन इसका छिड़काव हम कर देते हैं। लेकिन हमारे किसान भाई याद रखें कि ये आगे से छिड़कते हुए पीछे की तरफ चलेंगे और उसमें उनका भी पैर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी सतह किसी तरीके से बिगड़ जाती है तो वहाँ पर खरपतवार उपजने का डर रहता है। और इसकी एक और भी शाकनाशी है जिसे हम पेंडीमेथालिन कहते हैं, 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर 700-800 लीटर पानी में घोल बना करके ये भी जो है बुआई के तुरंत दूसरे या तीसरे बाद छिड़काव करने से चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नहीं जमते हैं। डॉक्टर साहब, रबी सीजन में सब्जियों का भी एक महत्व होता है, तो अगर मक्का के साथ हम सहफसली के रूप में कोई सब्जी ले सकते हैं तो क्या वो भी ले सकते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा। हमारे किसान भाई इसको बोनस के रूप में ले सकते हैं। हमारे यहाँ अनुसंधान करके हम लोगों ने देखा कि मक्के के साथ मूली और मक्के के साथ पालक, मक्के के साथ लहसुन और मक्के के साथ मेथी और मक्के के साथ राजमा और बाकला, इनको उगा करके मक्के के साथ फली वाली मटर, इनको ले करके और हम एक फसल बिना किसी उर्वरक को दिए हुए, बिना कोई अतिरिक्त सिंचाई किए हुए हम किसान भाई हमारे ले करके और इससे अपने लाभ में इजाफा कर सकते हैं। इसके बाद एक सिंचाई आती है। सिंचाई रबी मक्का के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है जी। बिन कहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इसमें पानी का बड़ा महत्व है और इसे पानी की ज़रूरत, एक तो पहला पानी जरूर देना चाहिए क्योंकि उसके बाद ही हम टॉप ड्रेसिंग करते हैं। ये अतिरिक्त पानी की ज़रूरत इसको 15 जनवरी के बाद होती है, जब थोड़ा सा सूर्य की किरणों में गर्मी आ जाती है। और इसके बाद 15 जनवरी के बाद जब गर्मी शुरू होती है तो इसमें सिंचाइयों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। उस समय किसान भाइयों को हमारे जो है निश्चित तौर पर सचेत रहना है। इसकी जो संदेहात्मक अवस्थाएं हैं, पहली तो ये कि बुआई के 20-25 दिन बाद, और दूसरी जब नर मंजरी निकल आवे। संकर मक्का की सबसे बड़ी बात यह है कि नर मंजरी अगर सूख जाएगी तो भुट्टे में दाने नहीं पड़ेंगे। इसके लिए हमारे किसान भाइयों को नर मंजरी निकलते समय सिंचाई करके और कम से कम 8 से 10 दिन नमी को कायम बनाए रखना है, क्योंकि उसके जो पालन है वो सिल्क जो नीचे है मादा भाग, उस पर बराबर गिरेंगे तो उससे दाना पूरे भुट्टे में बढ़िया बनेगा और जिससे कि उनकी पैदावार बढ़ेगी। और यही कारण किसानों का है कि ये सिंचाई जब ये भूल जाते हैं तो कहते हैं कि प्रजाति हमारी सही नहीं थी और भुट्टे में हमारे दाना पूरा नहीं पड़ पाया। तो इसलिए उनको इसकी बहुत ज़्यादा ये चीज़ ध्यान में रखने की बात है कि जीरा निकलते समय नमी का होना 1 हफ्ते तक बहुत ज़रूरी है, जब तक कि परागण क्रिया न हो जाए। आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।